डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवेश है और मैं पालमपुर के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, जिसके बाद मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं तो शहर जाने में बहुत समय लगता है और काम ढूंढने में और भी ज़्यादा समय लगता है। जान पहचान पहले ही कम होती है। शहर में तो कई नौकरियां होती हैं, गांव के आसपास कम ही नौकरियां होती हैं, जिस कारण आप काम ढूंढ नहीं पाते। और मैं तो पहले से गरीब परिवार से आता था, तो मुझे अच्छी जॉब कैसे मिल जाती। जान पहचान जितनी भी थी मेरी, मैंने सब लगा दी थी। अच्छा काम मिल जाए, घर बार चलना शुरू हो जाए, बस यही तो चाहता था मैं, और ये भी हो नहीं पा रहा था। गांव में छोटा मोटा काम करके घर का गुजारा हो पा रहा था, लेकिन इससे तरक्की नहीं की जा सकती थी। मैं भविष्य में शादी कभी नहीं कर पाता अगर इतने ही पैसे कमाता रह जाता। लेकिन हमारे आसपास कई होटल बनना शुरू हो चुके थे, कई पुराने होटल तो कई नए होटल। और मुझे किसी ने बताया था कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बड़ी ही आसानी से पाई जा सकती है। कई जगह ऐसे होटल बने हुए हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन हम तो आसपास के गांव में रहते हैं, हमें वहां जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं 20-30 किलोमीटर की रेंज में कोई होटल ढूंढ रहा था जहां पर मैं जा सकता हूं। यहाँ हिमाचल की पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि आप 10 किलोमीटर का सफ़र भी बहुत लंबा महसूस करेंगे। कुछ पहाड़ियाँ इतनी ऊंची होती हैं कि 10 किलोमीटर दूर वाला वो गांव आप उसमें रहने वाले लोगों को जानते तक नहीं। और मैं 30 किलोमीटर के रेडियस में एक ऐसा होटल ढूंढ रहा था जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत हो। मैंने कई होटल ढूंढे थे, कुछ लोगों ने बताया और मेरी सिफारिश की, और अंत में मुझे एक होटल में नौकरी मिल ही गई। ये मेरा पहला दिन था और आज बस मुझे नौकरी में क्या क्या करना है वो समझाया जाना था। उस होटल का मालिक सबसे पहले मेरे पास आया। उसने मुझे एक कमरे में बुलाया हुआ था और वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वो मेरी पीठ के पीछे खड़ा था और मुझे पता तक नहीं चला। मैं तो सामने देखता जा रहा था कि उस दरवाजे के पीछे से कोई आता है या नहीं। कुछ देर में इंतज़ार करता रहा और तब हिलने की आवाज़ सी आई। मैं एकदम से चौंक कर पीछे देखने लगा। वो इस होटल का मालिक था और कब से वो पास खड़ा ये देख रहा था कि मैं कैसी हरकतें करता हूँ। इसे यहाँ सबसे समझदार इंसान कहा जाता है। उसने जितने भी काम वाले रखे हैं हर किसी को परख कर रखा है, और शायद वो अब मुझे भी परख रहा था। उसके बाद उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। मैंने भी क्या क्या पढ़ा है वो सब कुछ बताया। गांव में क्या क्या करता हूँ वो भी बताया। मेरा शरीर तगड़ा था, इसीलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहता था। और उसने भी जब काम बताना शुरू किया तो मुझे लगा पहले मैं बहुत मुश्किल काम समझ रहा था, लेकिन ये काम इतना मुश्किल है नहीं। उसने कहा था कि तुम्हें बाहर निकलकर हर जगह राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और तुम्हें कंट्रोल रूम में बैठना होगा। जब कोई आता है यहाँ पर बेल बजेगी, बाहर निकलकर गेट खोलना है, उसे बंद करना है और बाकी रखवाली करनी है, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन ज़्यादातर रूम के अंदर ही रहना है। मैं तो खुश हो गया। मुझे लगा था काम मुश्किल है, लेकिन ये तो आसान होगा। उसने जब मुझे तनख्वाह बताई तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया था। इससे तो मैं बहुत ज़्यादा बचत कर सकता था। यहाँ दिन के वक्त जो सिक्योरिटी गार्ड होते वो एक बूढ़े अंकल थे, और वो इस होटल के मालिक के जान पहचान वाले थे। उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं था। ज़्यादा प्रेशर तो मुझ पर होता, क्योंकि मैं रात के वक्त काम करता। ये होटल भी धीरे धीरे काफ़ी चलने लगा था और दूर दूर से लोग यहाँ पर आने लगे थे। ये जंगल के बिल्कुल बीच का इलाका था, पहाड़ी के एक तरफ, और यहाँ पर कई कपल आया करते घूमने के लिए। जो वादियाँ देखना चाहते वो आया करते, जबकि कुछ राइटर जो बिल्कुल सुनसान जगह ढूंढते थे जहाँ कोई आवाज़ ना हो, वो भी यहाँ आया करते। ये काफ़ी मशहूर हो चला था और यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती।
यहाँ इस होटल में कुल 20 कमरे थे और मुझे बताया गया था कि कुल 20 कमरे कभी नहीं भरे। ये तो पूरा काम समझा दिया गया था। इसके बाद मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ कितना स्टाफ काम करता है, बावर्ची कौन कौन सा खाना बनाते हैं, और इसके बाद इस होटल की एक ऐसी जानकारी मुझे दी गई जो बाकियों को नहीं देनी है। यहाँ हर किसी को ये समझाया गया है कि होटल के पिछले हिस्से में कभी नहीं जाना है। एक बड़ा गेट जो इस होटल के बिल्कुल सामने है, सामने हाईवे है, वहाँ से अंदर की तरफ ये छोटी सड़क आती है और सभी टूरिस्ट उसी तरफ से आते हैं। बड़े गेट के सहारे अंदर जाते हैं, गाड़ी लगाते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं। जबकि इस होटल के पिछली तरफ भी एक गेट लगा हुआ है। वो छोटा सा गेट है, वहाँ कोई सड़क नहीं है बल्कि जंगल के अंदर जाने का रास्ता है। छोटी सी पगडंडी है और इसी के साथ पिछले हिस्से में भी कुछ कमरे हैं। आगे से उन कमरों में जाया नहीं जा सकता, पीछे से ही उन कमरों में जाने का रास्ता है। लेकिन इस होटल के अंदर हर किसी को खास हिदायत दी गई है, पीछे कभी नहीं जाना है। पिछले हिस्से में जाने का मतलब होगा काम से निकाल दिया जाना, और मुझे भी यही कहा गया था, पीछे भले ही जो मर्जी हो जाए। अगर आगे से कोई भी होटल का गेस्ट पीछे जाने की कोशिश करता है तो आपका काम है उसे रोकना। आप कैमरे पर बैठे होंगे, किसी को पीछे नहीं जाने देना है। लेकिन अगर पीछे से कोई आगे आता है उसे बिल्कुल नहीं रोकना है, उससे बात नहीं करनी है। वो जहाँ जाना चाहे उसे जाने देना है। वो कभी भी होटल के अंदर नहीं जाएंगे, पिछले हिस्से में ही रहेंगे और वहाँ से बाहर चले जाएंगे। पीछे क्या होता है उस पर ध्यान नहीं देना है। ये खास हिदायत थी और बार बार वो होटल का मालिक मुझे समझाए जा रहा था और ये बात मैंने पूरी तरह से मान ली थी। पीछे कुछ ना कुछ गलत होता ही होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। बड़े बड़े होटलों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती ही रहती हैं। शायद इस होटल के मालिक ने पीछे कुछ ऐसे कमरे रखे होंगे जहां पर वो अपना सामान रखता होगा, कुछ भी हो सकता है। आगे वैसे सिगरेट पीना मना है, हो सकता है पीछे सिगरेट या नशीली चीज़ें रखी हों। मुझे क्या, मुझे तो अच्छी नौकरी मिल गई थी और इस नौकरी में ही मुझे ध्यान लगाना था। अब आज रात से ही मुझे ये काम करना था। मैंने घर फ़ोन लगाकर कह दिया था कि आज रात मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ, कल से आपको बताऊँगा कि यहाँ कब से मैं आया करूँगा और कब जाया करूँगा। और रात के 8 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो गई थी। वो बूढ़े अंकल यहीं होटल के अंदर ही रहने वाले थे। यहाँ कई कमरे हैं, यहाँ कुल 20 कमरे तो गेस्ट के लिए हैं, जबकि 6 कमरे ऐसे हैं जो ऊपर बावर्चियों के लिए, नौकरों के लिए बनाए गए हैं। मेरे लिए एक छोटा सा कमरा है जो गेट के पास है। यहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और निगरानी रखने का सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। पहली रात 8 बजे से ही काम काफ़ी आसान सा लग रहा था। मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ था, कैमरे चेक किए जा रहा था। यहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, होटल के अंदर भी, होटल के बाहर भी। गेट के बाहर की तरफ देखता एक कैमरा और गेट के अंदर की तरफ देखता एक कैमरा। मेरा ध्यान ज़्यादातर उस पर था। जो गेस्ट होटल के अंदर आ ही चुके हैं उन्हें बाहर से कोई खतरा ना हो, इसलिए मेरा ध्यान ज़्यादातर बाहर था। बाहर से कई गाड़ियां आती, मैं बाहर भाग कर जाता, गेट खोलता, उस गाड़ी को अंदर लेता और गेट बंद कर देता। एक रात को काम और भी आसान हो जाता है। जो गेस्ट होते हैं वो बाहर कम ही जाते हैं। ये ठंडा इलाका है और जंगल का इलाका होने के कारण घूमने के लिए चलकर भी लोग बाहर नहीं जाते, इसीलिए यहाँ गाड़ी लेकर ही जाते हैं और अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अंदर एक गार्डन बना हुआ है जो फ्रंट साइड पर है और वहाँ से पीछे नहीं जाया जा सकता। एक छोटी सी गली जो इस होटल के बिल्कुल साथ लगती हुई पीछे जाने का रास्ता है, मेरा ध्यान उस पर भी था। किसी को पीछे नहीं जाने देना है। वहाँ फेंसिंग भी की हुई थी और रास्ते को एक तरह से बंद भी किया हुआ था। धक्का देकर ही वहाँ से पीछे जाया जा सकता था और ऐसा कौन करना चाहेगा। पीछे टूटे फूटे से कमरे होंगे और कुछ और भी हो सकता है। मुझे मना किया गया है, मैं काम अपना करूँगा। मेरा ध्यान अब सामने ही था। रात के 11 बज गए थे और कई लोग अब भी होटल से बाहर आकर सैर करने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों को मैंने मना किया कि गेट के बाहर ना जाएं। कुछ लोग कहते बस थोड़ा घूम कर आएंगे तो मैं हाँ कर देता और एक तरफ से गेट खोलता। कुछ समय बाद वो सब वापस आ गए थे और 11:15 तक सब होटल के अंदर थे। बस एक लड़की जो गार्डन में घूम रही थी, बार बार इधर उधर देख रही थी, तस्वीरें खींचे जा रही थी और एक तरफ जा रही थी जहाँ से पीछे जाने का रास्ता था। मैं उसे रोकना नहीं चाहता था ताकि उसके मन में कोई शक ना आए।
अगर वो उस दरवाजे के पास गई जहाँ पीछे जाने का रास्ता है तो मैं उसे रोकूंगा ज़रूर। धीरे धीरे वो तस्वीरें खींचती खींचती वहाँ तक पहुँच गई थी और जब तक मैं उसे रोक पाता उसने वो गेट एक तरफ किया और वहाँ से निकलकर पीछे जाने लगी। पीछे कोई कैमरा नहीं था। क्या होता है पीछे मैं नहीं जानता था। मुझे बताया गया था कि पीछे कुछ कमरे हैं जो पुराने हैं और वहाँ किसी को जाने नहीं देना है, जाना खुद भी नहीं है। लेकिन वो लड़की तो वहाँ पर चली गई थी। मैं भागकर कैबिन के पीछे की तरफ गया। उस गेट के पार मैं उस लड़की को रोकने वाला था, तभी वहाँ कुछ लोगों पर ध्यान भी पड़ा मेरा। वहाँ पर कुछ लोग थे जो दूर उस लाइट के नीचे दिख रहे थे। उनके गंदे से कपड़े थे, वो ज़मीन पर लौट रहे थे। तभी मैंने उस लड़की को कहा, मैडम पीछे जाना किसी को अलाउड नहीं है, वहाँ सिर्फ स्टाफ मेंबर ही जा सकते हैं। तो वो लड़की कहने लगी, पीछे का नज़ारा तो अच्छा लगता है, वैसे ऊपर कोई भी खिड़की नहीं है जिससे पीछे का नज़ारा देखा जा सके, बस यहीं खड़े होकर पीछे के पहाड़ नज़र आते हैं। मैंने सोचा उस तरफ से कुछ तस्वीरें खींच लूँ, बस थोड़ी तस्वीरें खींचूंगी, मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन मैं उनसे कहने लगा था, मैडम आप यहाँ पर रुक नहीं सकते, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। तो वो कहने लगी थी, हाँ तो वो नशेड़ी तो यहीं पर है, वो भी तो नशे करके किस तरह से लौटे जा रहे हैं, मैं कुछ तस्वीरें खींच लूँगी तो क्या हो जाएगा। मैं अब रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की भी मुझसे बहस करने लगी थी। अब मैं क्या कर सकता था। मुझे बताया गया था कि पीछे किसी को जाने नहीं देना है और वो बहस करके पीछे जाना ही चाहती थी, तो मैं भी गुस्सा करने लगा। देखो मैडम, इस होटल के कुछ रूल्स हैं, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। अगर आप बुकिंग कैंसिल करवाना चाहती हैं तो बताइए, अभी आपको इस होटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने ये कहा था और वो लड़की अब जाकर ठंडी हुई थी। इसके बाद वो उस गेट के सहारे अंदर की तरफ आ गई और कमरे की तरफ भाग निकली। लेकिन मैं अब भी गेट के पास खड़ा था और उस लाइट में उन 3 लोगों को लौटते हुए देख रहा था। देखने में सच में वो नशेड़ी लग रहे थे, लेकिन पीछे कहाँ से आए मुझे पता ही नहीं चला। मैंने वहाँ पीछे जाते हुए किसी को नहीं देखा था। दिन के वक्त तो कोई पीछे जा ही नहीं सकता और रात को कैमरे लगे हुए हैं। मैंने किसी को जाने नहीं दिया, ये पीछे से ही आए होंगे। पीछे एक छोटा सा टूटा फूटा गेट लगा हुआ था, वहाँ पीछे जाने का रास्ता था, नीचे पगडंडी से उतरने का रास्ता था। यहाँ काफ़ी कुछ देख चुका था और उसके बाद मैं आगे आ गया। कैमरे के अंदर ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना, मैं पीछे कितने समय तक गया हूँ। जल्दी से इस गेट के बाहर निकलना होगा, कहीं कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। भागता हुआ मैं कैबिन के अंदर आ गया था, तब जाकर सांस में सांस आई थी। उस लड़की को भी मैंने मना कर दिया और ज़्यादा समय वहाँ पर रुका भी नहीं। दिमाग में अब भी वो ख्याल घूमे जा रहे थे, पीछे है क्या। वो होता है ना, जहाँ आप जा नहीं सकते वहाँ के ख्याल ज़्यादा आते हैं, बल्कि वहाँ के ख्याल बिल्कुल नहीं आते जहाँ आप जा सकते हैं। मैं उस जगह के बारे में सोच रहा था, क्या हो सकता है, क्या टूटे फूटे कमरे होंगे, क्या रखा होगा वहाँ पर, जाकर देख आऊं। अरे नहीं, काम से निकाल दिया जाऊंगा। ऐसे अपने ही विचार दिमाग में घूम रहे थे और 12 बजे तक ये विचार घूमते रहे। और 12 बजे उस गेट के पार कोई नहीं गया, बल्कि वहाँ से कोई बाहर आया। जैसे ही उस गेट से निकलते हुए मैंने किसी को देखा, मैं चौकन्ना हो गया। मुझे बताया गया था कि उस गेट से जो भी बाहर आए, ना तो उससे कोई बात करनी है, ना उसे रोकना है, वो जो करना चाहता है उसे करने देना है। मैं चौकन्ना होकर स्क्रीन के सामने बैठ गया था। मैं देखना चाहता था वो कर क्या रहा है। क्या सच में वो पीछे से ही आया है, कहीं वो छिपकर आगे से तो नहीं गया था। देखूंगा, अगर होटल के अंदर जाता है फिर पता करूंगा। इसके बाद मैंने देखा वो आसपास घूमता रहा। लगभग 1 बजे तक वो गार्डन में घूमता रहा। उसके कपड़े गंदे से थे, ऐसा लग रहा था कोई भिखारी हो। उसके बाद घूमता घूमता उसी गेट के सहारे वो पीछे चला गया। मैं हैरान और परेशान था, आखिर वो है कौन। मैं नियम नहीं तोड़ना चाहता था तो पहली रात में चुप ही रहा। अगले दिन जब रोशनी हो गई तो वो बूढ़े अंकल मेरी जगह पर आ गए। अब वो कैमरे देखने वाले थे और मैं भी बूढ़े अंकल से बात करने लगा। अंकल, इस गेट के पीछे क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। कल लड़की यहाँ पीछे चली गई थी। ये सुनते ही वो अंकल गुस्से में आ गए। अरे पीछे चली गई, किसी को जाने नहीं देना है। अगर तुम्हें शक है कोई उस गेट की तरफ जा रहा है तो भागकर उसे रोक देना है। तो मैंने कहा वो बहस करने लगी थी और अंदर जा चुकी थी, बहुत समय लगा उसे बाहर लाने में। तो फिर अंकल मुझ पर गुस्सा होकर कहने लगे, अरे समय नहीं लगाना है, अगर वो बात ना माने तो धमकी दो, उसे होटल से निकाल दो।
यहाँ मैनेजर से मेरी बात करवा देना। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो बाहर निकाल देना है, पीछे जाने नहीं देना है। मैंने उन बूढ़े अंकल से कहा, आगे से गलती नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तो वो बूढ़े अंकल भी ठंडे हो गए। अब मैं उनसे पूछना चाहता था, आखिर पीछे है क्या? क्या इस होटल के पीछे भी कोई कमरे हैं? तो उन बूढ़े अंकल ने कहा, हाँ, इस होटल के अंदर ही बहुत सारे कमरे ऐसे हैं जो आगे से एक्सेस नहीं किए जा सकते। ये होटल तुम्हें आगे से नजर आ रहा होगा कि इसमें 20 कमरे हैं, लेकिन 3-4 कमरे इसके बीच में ही बने हुए हैं। आगे से वहां पहुंचने का कोई रास्ता है ही नहीं। पीछे से ही वो छोटी छोटी कोई सीढ़ियां हैं जिनके सहारे ऊपर जाया जा सकता है। मैंने भी कभी हिम्मत नहीं की पीछे जाने की, लेकिन मुझे भी यही सुनने को मिला है। पीछे से ही वो जाने का रास्ता है और वहां पर क्या होता है मैं नहीं जानता। तुम भी जानने की कोशिश मत करना, इतनी ही जानकारी तुम्हारे लिए काफ़ी है। होटल के अंदर से पीछे जाने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये गेट है। पीछे खाई भी है, इसीलिए शायद किसी को पीछे जाने नहीं दिया जाता। हो सकता है कोई फिसल कर गिर ही जाता हो। मैंने उन बूढ़े अंकल से घबराते घबराते कहा, 3 लोग थे पीछे, लाइट में जमीन पर लौट रहे थे, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए। वो बूढ़े अंकल एकदम से चौकन्ने हो गए, इधर उधर झांकने लगे और हल्की सी आवाज में कहने लगे, मत बोलो, मत बोलो, वहां की कोई बात मत करो। अगर यहाँ किसी ने सुन लिया काम से निकाल दिए जाओगे। नियम तो याद है ना, पीछे नहीं जाना है। ये बात खुद में छिपा लेना, पीछे क्या हुआ भूल जाओ। मुझसे भी कभी ये बात मत करना। अब और पूछो। हाँ, तो पीछे वापस आ गए थे ना तुम, कुछ नहीं दिखा। ठीक है, समझे, इस तरह से बात करना। अब मैं घबरा गया था क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी। बूढ़े अंकल अब उस कैबिन में आ चुके थे तो घर जाने का समय हो गया था। मैंने अपना मोटरसाइकिल उठाया और 30 किलोमीटर का सफ़र करके मैं घर आ गया। मैं अपने माता पिता को बता रहा था कि मुझे नौकरी मिल गई है और पहली रात मैं वहीं पर लगा कर आया हूँ। माता पिता बहुत खुश थे और मैंने जब तनख्वाह की बात बताई तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। यहाँ से ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, 1 घंटा लगेगा मुझे 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। पहाड़ियों में ऐसा ही होता है, पहाड़ियाँ छोटी छोटी ही भले हों, लेकिन आपकी बाइक का बहुत ज़्यादा जोर लग जाता है और पहाड़ियों में चलाना भी संभल कर पड़ता है, इसलिए 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में लगेगा। रात को लगभग 7:30 के करीब चला था मैं, 8:30 पहुँचा। 8 बजे मेरी ड्यूटी होती, लेकिन बूढ़े अंकल मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हें 8 बजे आ जाना चाहिए था, आधा घंटा लेट हो। अब शुरू में गलती कर सकते हो, बाद में ऐसी गलती करोगे तो पकड़े जाओगे। नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए? मैंने कहा, चाहिए अंकल, माफ़ कर देना, मम्मी ने थोड़ा सा खाना बनाया था, वो देर हो गई, इसलिए मैं भी लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कहकर वो बूढ़े अंकल उस होटल के अंदर चले गए थे और मैं जाकर कैबिन में बैठ गया था। आज बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और सभी गार्डन में कुछ खेल रहे थे। वहाँ कुछ बच्चे भी थे जो फुटबॉल के साथ खेल रहे थे। मैं उस कैमरे के सहारे उन सबको देखता जा रहा था। कभी कभी गेट के बाहर देखता, कभी कभी होटल के अंदर देखता। वहाँ हर तरफ भीड़ थी। शायद एक बस के सहारे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे और बस भी उस होटल के अंदर लगी हुई थी। कल रात मैं सो नहीं पाया था और दिन के वक्त मुझे नींद आती नहीं, इसलिए आज मुझे नींद आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। कैबिन के अंदर कोई कैमरा नहीं लगा। लगभग 10:30 बजे तक हर कोई उस होटल के अंदर जा चुका था और बार बार मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। मैं आंखों पर पानी मारता, चेहरे पर पानी मारता। मुझे सोना नहीं है, ये मेरा काम है, लेकिन कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक 11 बजे आंख खुली। अभी आधा घंटा ही हुआ था। सीधा मैंने मॉनिटर की तरफ देखा। मैं स्क्रीन देखना चाहता था, होटल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, बाहर कोई गेट पर तो नहीं आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। एक चीज़ थी जो मेरे लिए परेशानी का सबब थी। उस गार्डन में कोई घूम रहा था। अब पहले तो वो घूमता रहा, मुझे लगा होटल के अंदर से आया होगा। उसके बाद चलता हुआ वो पीछे की तरफ जाने लगा। वो उस गेट के सहारे पीछे जाना चाहता था और मैं ऐसी असमंजस में फंस गया था कि बता नहीं सकता। क्या वो पीछे से आया है जिससे बात नहीं करनी है, या होटल के अंदर वाला है जिसे पीछे नहीं जाने देना है? क्या करूं मैं? वो धीरे धीरे चलता हुआ पीछे जा रहा था। उसके कपड़े थोड़े से मैले थे, ज़्यादा मैले नहीं थे।
वो होटल का कर्मचारी भी हो सकता है, कोई गेस्ट भी हो सकता है, पीछे से आया हुआ कोई आदमी भी हो सकता है। क्या करूं? मेरे पैर कांपने लगे थे। कुछ तो करना होगा, यहाँ बैठा रहा तो भी गड़बड़ ही होगी। मैं भागकर उसे रोकना चाहता था। कह दूंगा पीछे से कोई नहीं आया, ये तो आगे से आया, मैंने देखा, ये कह दूंगा और बच जाऊंगा। मैं भागता हुआ उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहने लगा, भाई साहब पीछे नहीं जा सकते, पीछे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। वो पीछे मुड़ा ही नहीं और चलने की कोशिश करता रहा। मैंने उसे कंधे से पकड़ रखा था, लेकिन वो मुझे भी खींचता हुआ उस गेट के पार ले जाना चाहता था। मैं उसे रोकता रहा, दूसरा हाथ भी लगाया मैंने, उसके दोनों कंधे जकड़ लिए और उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो लंबा और तगड़ा लग रहा था, कंधे हिले तक नहीं। मुझे खींचता हुआ गेट के बिल्कुल पार ले आया। अब मैं डर सा गया था, मुझे नहीं पता क्या करूं। ये तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा। कोई जवाब देगा तभी पता चलेगा ना पीछे से आया है या आगे से आया है। मैं उससे कहता रहा और तभी उसने अपना चेहरा घुमाया। जब उसने अपना चेहरा घुमाया था मैं डर सा गया। उसके सर पर शायद चोट लगी हुई थी, उसके सर से खून टपक रहा था, उसकी नाक पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था, उसके गले पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। इसे देखकर मैं डर सा गया और कंधों से हाथ हटा लिए, लेकिन वो मुझे देखकर और ज़्यादा घबरा गया। वो भागने लगा था और उसके भागने की रफ्तार बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था बहुत थका हुआ हो, चोट खाया हुआ हो और धीरे धीरे गिरता पड़ता भाग रहा था। मैं डरकर सन्न हो चुका था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। क्या करूं? क्या उसे चोट लगी हुई है उसकी मदद करूं या कोई सवाल करूं, उसका जवाब का इंतज़ार करूं? क्या करूं? लेकिन डरे हुए इंसान की टांगें जम जाती हैं। मेरी टांगें भी जम गई। उसे भागते हुए देखा मैंने। पीछे वाले गेट के सहारे वो उस पहाड़ी से नीचे उतर गया और मैंने उसे रोका नहीं। मैं समझ गया था ये पीछे से ही आया है। अब आगे जाने का समय है, यहाँ ज़्यादा समय रुक नहीं सकता। ये मेरी गलती है। मैं भागता हुआ कैबिन के अंदर आ गया था। मैं जान गया था ये मेरी गलती है। अगर मेरी आंख ना लगती तो मुझे पता चल जाता ये आगे से आया था, घूमकर दोबारा पीछे ही जाने वाला था। लेकिन ये चोट कहाँ से लगवा कर आया है? मैं अपने कैबिन में बैठा अब सोचे जा रहा था ये गलती मैंने कैसे कर दी। 12 बजे तक मैं सोचता रहा और 12 बजे फिर से एक ऐसी घटना हुई जिससे मैं असमंजस में फंस गया। वहाँ पीछे वाले गेट से 2 लोग बाहर निकले। वो इधर उधर झांकने लगे। उसके बाद एक आदमी को वो घसीटते हुए लेकर आए। जिसे वो घसीटते हुए लेकर आए थे ये वही था जो मुझे देखकर भाग गया था। उन्होंने उसे यहाँ लाकर फेंक दिया। उसके सर के ऊपर से खून निकल रहा था। वो हिल बिल्कुल नहीं रहा था और वो दोनों आए, उसे फेंक कर पीछे चले गए। उन्होंने गेट लगा दिया और कपड़े से हर जगह खून साफ कर दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। मैं घबरा गया था। इससे अगर फंसा तो मैं ही फंसूंगा, लेकिन कैमरे में जो रिकॉर्डिंग है इससे मैं बच सकता हूँ। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो पीछे से ज़रूर आया है लेकिन खुद नहीं आया है, लाया गया है। हो सकता है वो होटल के आगे से ही आया हो। मुझसे इस तरह से डर गया कि उसे चोट लगी थी, वो पीछे भाग गया और मुझे उसे आगे ही रखना होगा। फिर से मैं परेशानी में था, क्या करूं? अब मैं उसके पास गया, देखने लगा। सच में उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ज़रूर वो पीछे जाकर बेहोश हो गया होगा और पीछे वाले उसे यहाँ फेंक गए। अब उसकी मदद करनी ही चाहिए। जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा उसका शरीर ठंडा फिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो लाश हो। गर्दन पर हाथ रखा मैंने, नब्ज चेक की उसकी। वो मर चुका था। अब भी सर से खून ज़रूर बह रहा था लेकिन वो मर चुका था। मैंने कभी भी इस तरह लाश को अपने पास नहीं देखा था। कहीं किसी की मौत हो जाए मैं उससे दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे खून देखकर घबराहट होने लगती है। लाश को देखकर मेरी टांगें कांपने लगी थी। मेरे हलक से ज़बान भी जैसे सूख गई थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। डरता डरता मैं होटल के अंदर भागा था। होटल के अंदर मैं बूढ़े अंकल को ही ढूंढ रहा था। मैं होटल के मैनेजर से बात नहीं करना चाहता था, किसी और से बात नहीं करना चाहता था। मैं सीधा उस सिक्योरिटी वाले बूढ़े अंकल के पास जाना चाहता था। उनका वो दरवाज़ा खटखटाया और 5 मिनट बाद वो जाकर बाहर निकले थे। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया और वो भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वो मेरे साथ चले थे उस लाश को देखने के लिए।
लेकिन जैसे ही हम उस गेट के पास पहुंचे वहां कोई लाश नहीं थी। इतना खून बहा था उसके सर से, जमीन बिल्कुल गीली नहीं थी, वहां खून की एक बूंद तक नहीं थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और बूढ़े अंकल भी कह रहे थे, झूठ बोल रहे हो, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो लाश यहाँ पर पड़ी थी? मैंने कहा, कैमरे में तो होगा ना। कैमरे की आधे घंटे की क्लिप चलाई, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ना तो कोई पीछे से आया, बस मैं उस गेट के पास गया, ज़मीन को देखता रहा, थर थर कांपता रहा और बाद में होटल के अंदर चला गया। ये कैसे हो सकता है? वो लाश कैमरे में आई ही नहीं। ये सब देखकर वो बूढ़े अंकल अपने कमरे में चले गए थे और मुझे धमकी दे रहे थे, तुम्हें कल बताऊंगा। उनकी बातें सुनकर भी मैं डर गया था, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, और इस चीज़ से भी डर गया था वो लाश यहाँ से गायब हो गई और यहाँ फुटेज में भी वो सब नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? लगभग 2 बजे तक डरा सहमा मैं वहाँ पर बैठा था। मुझे अपनी नौकरी जाने का इतना ज़्यादा डर था कि मैं क्या ही कहूँ। मुझे भूतों पर यकीन है, भूत होते हैं, लेकिन भूतों से ज़्यादा डर बेरोज़गारी का होता है। बेरोज़गारी एक इतना बड़ा भूत है जिसके सामने बाकी सब भूत छोटे ही लगते हैं। काम से निकाल दिया जाऊंगा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इतनी अच्छी नौकरी दोबारा मिल नहीं पाएगी। क्या करूं? मुझे पीछे जाकर देखना चाहिए, सबूत इकट्ठा तो करना ही चाहिए। अब मैं कैबिन को बंद करके सीधा उस गेट के सहारे पीछे जाना चाहता था। मैं देखना चाहता था पीछे हो क्या रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा था ये भूतों का मामला नहीं है, पीछे से कोई आया होगा, उसने उस लाश को वहां फेंका होगा। जब मैं डरकर अंदर चला गया, मेरे कैबिन का दरवाज़ा खुला था। यहाँ किसी ने वो फुटेज डिलीट कर दी होगी या रिप्लेस कर दी होगी कोई और फुटेज के साथ। कुछ तो किया होगा उन्होंने। मुझे सबूत चाहिए, पीछे जाकर देखना होगा, किसी से बात करनी होगी। एक टॉर्च और एक मोटा डंडा, उसे लेकर अब मैं पीछे जा रहा था। उस गेट से मैं पीछे निकला और आसपास झांकने लगा। वहाँ उस लाइट के नीचे अब भी 2 लोग लौट रहे थे। वो उसी तरह से मिट्टी में लौट रहे थे जैसे पिछली रात लौट रहे थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ा। मुझे देखकर वो जल्दी से उस गेट के सहारे नीचे की तरफ भागने लगे थे। क्या मैं इतना भयानक हूँ, या वो समझ रहे हैं मैं कोई पुलिस वाला हूँ इसलिए भागे हैं? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जानना तो होगा ही। अब मैं उस होटल की पिछली तरफ था। गेट के सहारे मैं नीचे नहीं जाने वाला था। मैं देखने वाला था इस होटल की इस तरफ होता क्या है। जैसे ही मैं होटल की इस तरफ सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा, अंदर जाने का एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखा मुझे। ऊपर जाने की सीढ़ियां नजर आईं, लेकिन ये सीढ़ियां बहुत छोटी सी थी, टूटी फूटी सी सीढ़ियां थी। वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा था, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। मुझे ऊपर कुछ कमरे दिखे जिनकी खिड़कियां इस तरफ थी, जबकि हर कोई कंप्लेंट करता है कि पीछे की तरफ कोई खिड़की है ही नहीं। इसका मतलब ये वो कमरे हैं जो यहीं से एक्सेस किए जा सकते हैं। आगे से इन कमरों में जाया नहीं जा सकता। उन सीढ़ियों के सहारे अब मैं ऊपर चढ़ रहा था। मैं देखना चाहता था यहाँ पर कितने कमरे हैं और उन कमरों में क्या क्या है। अब मैं सीधा पहले वाले कमरे में गया जो फर्स्ट फ्लोर पर था। टूटा हुआ छोटा सा कमरा, और कमरे के अंदर ही बाथरूम बना हुआ था। वहाँ एक टॉयलेट सीट लगी हुई थी, एक तरफ गंदा सा गद्दा था, जमीन पर पड़ी हुई एक लाश। वो लाश सड़ चुकी थी जिससे बदबू आ रही थी। मैं घबरा सा गया था। मेरी टांगें ज़रूर कांप रही थी, लेकिन मुझे पूरी तरह से चेक करना था। मैं उस लाश को पैर मार कर देखने लगा। वो लाश ही थी, इंसानी लाश। दूसरे कमरे में 5 लाशें पड़ी थी, कुछ सूख चुकी थी और एक आदमी बिल्कुल अभी अभी मरा लग रहा था, सर से खून बह रहा था उसके। तीसरे कमरे में मैं गया और तीसरा कमरा साफ सुथरा था। वहाँ इधर उधर झांकने के बावजूद भी कोई लाश नहीं दिखी, लेकिन कदमों की आवाज़ आने लगी थी। कुछ लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। मैं घबरा सा गया, क्या करूं? एक पर्दा था जिसके पीछे जाकर मैं छिप गया। इस खाली कमरे के एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था और एक छेद के सहारे मैं बाहर दिख रहा था। कुछ लोग थे, 4 से 5 होंगे। उन्होंने किसी को उठाया हुआ था और वो एक लाश लग रही थी। उन्होंने उस लाश को इसी कमरे में फेंक दिया। कहीं से वो लाशें ला रहे थे और इन कमरों में फेंक रहे थे। यहाँ क्या क्या होता है मुझे पता तो लगाना ही होगा।
मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं देखता रहा। वहाँ से 3 लाशें वो और लेकर आए। उन्होंने वो लाशें यहाँ पर फेंकी और वापस चले गए। वो लाशें अब भी यहाँ पड़ी थी और उनसे ऐसी गंदी बदबू आ रही थी, मैं बयां नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग थे वो। मैं पर्दे के पीछे छिपा रहा। अगर मैं हिलता तो मुझे पकड़ लेते, शायद मुझे भी मार देते। इसीलिए मैं जमा पड़ा था। सांस भी हल्की हल्की ले रहा था ताकि सांस की आवाज़ ही ना आ जाए, मेरी सांस से वो पर्दा ही ना हिल जाए। बस मैं यही सोच रहा था। उस पर्दे के पीछे आधा घंटा खड़ा रहा था मैं। लगभग 1:30-2 बजे के करीब वो भीड़ खत्म हुई थी। मैं पीछे अब भी खड़ा था, लेकिन जो मेरे सामने हुआ मैं बता नहीं सकता। एक जिसे मैं लाश समझ रहा था, उसके सर से खून टपक रहा था। वो थोड़ा सा उठा, इधर उधर देखने लगा। उसके बाद उसने सर पर हाथ रखा और उठने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से सीधा हो पाया और इधर उधर इस तरह से झांक रहा था जैसे लोगों से बच रहा हो। मेरी तरह वो डर रहा था। मुझे लगा इसे मारा तो होगा उन्होंने, लेकिन ये जिंदा बच गया। अब इसी की मदद के सहारे यहाँ से बचा जा सकता है, सच जाना जा सकता है। मैं उस पर्दे से बाहर निकला, उसके पास पहुंचा और उसके पास जाकर हल्की सी आवाज में कहने लगा, चुप रहना, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, डरना मत। मैंने उससे ये कहा था। उसे चुप हो जाना चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी चीख निकली और वो मुझसे ही डर कर भागने लगा। उन सीढ़ियों से वो नीचे उतर रहा था और मैं भी जानता था समय मेरे पास भी बहुत कम है, मुझे भागना ही होगा। यहाँ बहुत लोग हो सकते हैं, वो मुझे भी मार सकते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा था और उसी के पीछे पीछे मैं उतरा था। वो उस गेट के सहारे, उस पगडंडी के सहारे पहाड़ी से नीचे उतर गया, लेकिन मुझे दूसरे गेट के सहारे आगे पहुंचना था। होटल के आगे पहुंचूंगा तभी सुरक्षित हो जाऊंगा। जैसे ही मैं उस आगे आने वाले गेट के पास पहुंचा, 10 लोग थे वहां पर। वो भयानक से चेहरे थे, हाथों में हथियार थे। वो गुंडे लग रहे थे। उनके शरीर पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। यही होंगे जो लाशों को यहाँ पर लेकर आते हैं, मुझे मार देंगे। मैं डर गया। मैं क्या करता? मैं पीछे भागा, उस गेट के सहारे पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। मुझे बताया गया था इस तरफ नहीं जाना है। मैं क्या करता? जिंदा रहने के लिए वहीं जाना पड़ता है जहाँ मना किया गया हो। उस पगडंडी के सहारे नीचे उतरने लगा था। उस भागते हुए आदमी को देख रहा था और मैं उसी का पीछा कर रहा था। वो जानता होगा बचने के लिए कहाँ जाना है, इसके पीछे ही जाऊंगा मैं उस जख्मी आदमी का पीछा किए जा रहा था और वो भी आगे भागा जा रहा था। मैं उसे आवाज़ें लगा तो रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था। मैं अगर बच सकता था तो उसी के साथ। वो सब कुछ जानता होगा, इसीलिए मैं उसका पीछा करता रहा। वो और घने जंगल के अंदर जाता रहा। पगडंडी बनी हुई थी, वो उससे भटका नहीं, उसी के साथ साथ चलता रहा। मैं उसके पास भी नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसने अपनी रफ्तार ही बहुत तेज़ कर ली थी। वो आगे जाता रहा और आगे एक बड़ा सा खड्डा था जिसके आसपास बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी। उसने छलांग लगा दी उस खड्डे के अंदर। मैं उस खड्डे के पास पहुंचा और घबराता हुआ इधर उधर देखने लगा। क्या किया उसने? खड्डे के अंदर छलांग क्यों लगा दी? आखिर ये खड्डा यहाँ पर क्यों खोदा जा रहा है? जैसे ही उस खड्डे के अंदर देखा, वहाँ मिट्टी थी। वो खड्डा लगभग 10 से 15 फुट गहरा था और अंदर नरम मिट्टी थी जिस पर उसने छलांग लगा दी थी। वहाँ वो अकेला नहीं था, वहाँ बहुत सारी लाशें, जिंदा इंसान। जिस तरह सांप लौट रहे होते हैं, इंसान लौट रहे थे वहाँ लाशों के ऊपर। और हैरानी वाली बात तो ये कि ये भी उसके ऊपर लौटना शुरू हो गया था। हंसता गया, लौटता गया, हंसता गया, लौटता गया। उस खड्डे के दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे जिनके हाथों में हथियार थे। वो शायद इनसे ये सब करवा रहे होंगे। कुछ लोग आसपास मिट्टी खोद रहे थे, वो शायद कब्रें बना रहे थे। लेकिन वो खड्डे ज़्यादा गहरे थे, वो 10 से 15 फुट तक खड्डे खोदते रहते। मैं जम सा गया था, मैं हिल नहीं पा रहा था। जैसे ही उन लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी, मैं बता नहीं सकता, मुझे लगा था मौत आ गई। वो भीड़ इतने लोगों की थी। वो खड्डे में जितने भी लोग लौट रहे थे, हर कोई उठकर खड़ा होना शुरू हो गया। जिन्हें मैं लाशें समझ रहा था वो भी जिंदा थे, वो खड़े हो गए। हर कोई मुझे घूरने लगा।
उस खड्डे में 200 लोग थे। वहाँ सांस लेने की भी जगह नहीं होगी। वो चेहरे और आंखें बस मुझे घूरे जा रही थी। वो लोग जो लाठियाँ डंडे लेकर दूसरी तरफ खड़े थे वो भागकर मुझे घेरना चाहते थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, उस पगडंडी के सहारे ऊपर होटल की तरफ भागूं। यह जंगल में ये आसानी से मुझे पकड़ लेंगे, इनकी संख्या बहुत है। मैं पगडंडी के सहारे ऊपर भागता हूँ। मैं वापस ऊपर भागने लगा। ऊपर तो 10-15 लोग ही होंगे। कहीं ना कहीं दीवार फांद कर पीछे पहुंच ही जाऊंगा, कुछ मेहनत कर लूंगा। लेकिन आधे रास्ते मुझे दिखा ऊपर 50 लोग जो नीचे की तरफ आ रहे थे। आधे सर फटे हुए, कुछ की बाजू मौजूद नहीं, कुछ के हाथ में डंडे, शरीर पर सबके खून और मैले कुचैले कपड़े। कुछ तो बार बार जैसे पांव फंसने के कारण गिर जाते और लौटते हुए मेरे करीब आते। पीछे भी भीड़, आगे भी भीड़। वहाँ साइड में जाने का कोई रास्ता नहीं। मुझे उनका मुकाबला करना ही होगा। और मैं जान गया था, ये मेरी लाश को भी वहीं खड्डे में फेंकेंगे या उस कमरे में रख देंगे। मेरे साथ भी यही होने वाला है। मैं एक जगह खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा कि जो करेंगे अब यही करेंगे। मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही डरपोक रहा हूं। वहां वो लोग ऊपर से उन लाशों को ला रहे थे। ये वही लाशें होंगी जो कमरे में फेंकी थी और अब वापस खड्डे में डालने के लिए ला रहे हैं। वो लाशें उन्होंने मेरे कदमों के पास फेंक दी। लगभग 30 से 40 लाशें मेरे पैरों के आसपास पड़ी थी और मैं चीखने की कोशिश कर रहा था। गला मेरा बैठ चुका था। वो भीड़ मुझे घेरे हुए मेरी तरफ देखे जा रही थी और ज़मीन पर पड़ी वो लाशें हिल रही थीं। ठंडे शरीर, उनके दिल की धड़कनें नहीं थीं, लेकिन वो हिल रहे थे जैसे सांप हिलते हैं। फिर वो लौटना शुरू हो गए जैसे पहले सब लौट रहे थे। वहाँ वो पूरी भीड़ ज़मीन पर लौटना शुरू हो गई। वो सर को पकड़कर बार बार ज़मीन पर सर दे मारते। सर से खून निकलना शुरू हो जाता। वो लाल रंग का खून, गहरा लाल, जो सर से ही निकलता है, शरीर से नहीं निकलता। मैं खून से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, लेकिन आज जब मौत दिख रही थी तो मैं घबराहट में बेहोश भी नहीं हो रहा था जैसा हमेशा होता है। मैं बस खड़ा देखे जा रहा था। डर खत्म हो चुका था और वो सब जिंदा लाशें थीं जो इस तरह हरकतें कर रहे थे। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। 3 बजे तक हम वहीं पर थे। उसके बाद वो भीड़ मेरे नज़दीक आने लगी। ज़मीन पर लौटने वाली वो लाशें भी मुझे पकड़ने लगी। मैं भी पकड़ होना चाहता था। पता नहीं क्यों जिंदा रहने से अब डर लगने लगा था। इसे मैं ख़त्म करना चाहता था। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन मुझे पकड़े हुए वो 200-300 लोगों की भीड़ इस तरह से ले जा रही थी जैसे मेरी बलि देने वाली हो। उस खड्डे में मुझे उन्होंने फेंक दिया। उस खड्डे को 10 से 15 फुट खोदा गया था, लेकिन मिट्टी इतनी नरम थी कि मुझे चोट नहीं लगी। मैं उस मिट्टी में थोड़ा सा गड़ा। मैं थोड़ा हिला तो मिट्टी से बाहर आ गया। लेकिन वो लोग भी मिट्टी में छलांगे लगा रहे थे। मेरी आंखों के सामने वो मिट्टी में छलांगे लगाते रहे, मिट्टी के अंदर गड़ते रहे। जिस तरह हम पानी के अंदर तैरते हैं, वो मिट्टी के अंदर जा रहे थे। वो पूरी भीड़ मिट्टी के अंदर जाती रही और उनके शरीर के ऊपर पैर रखकर मैं ऊपर आने की कोशिश करता रहा। ऊपर निकलने का एक ही रास्ता था, एक तरफ लगी हुई वो रस्सी। मेरी बाजुओं में कभी इतनी जान नहीं रही कि मैं रस्सी से ऊपर तक चढ़ पाऊं। मैं कमज़ोर सा लड़का हूं। वहाँ वो भीड़ छलांगे लगा लगा कर मिट्टी के अंदर जाती रही। जिन्हें मैं मरा हुआ समझ रहा था, हर कोई जिंदा था, हर कोई मिट्टी में चला गया। 5 बजे के करीब थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू हो गई थी और सब लोग मिट्टी के अंदर जा चुके थे। वो सब लाशें मिट्टी में समा गईं और वहाँ ऐसे हालात थे जैसे कुछ हो ही ना। उसके बाद जो होना शुरू हुआ वो मैं बता नहीं सकता। वो मिट्टी ऊपर की तरफ हो रही थी, जैसे पानी उबलता है, मिट्टी उबल रही थी। धीरे धीरे मिट्टी ऊपर जाती गई। मैं उस रस्सी से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। मेरी बाजुओं में इतना दम नहीं, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं। मैं बार बार गिर जाता, लेकिन वो मिट्टी उबल उबल कर ऊपर की तरफ मुझे लाती रही और ऊपर पहुंचते ही वो मिट्टी सपाट सी हो गई, जैसे वहां पर कोई खड्डा मौजूद ही ना हो। जितनी भी आसपास खोदी गई मिट्टी थी सब उसमें समा चुकी थी और सपाट सा मैदान
वहाँ रोशनी होना शुरू हो चुकी थी, दिन चढ़ना शुरू हो चुका था और कोई सबूत नहीं बचा था रात को क्या हुआ है। मुझे जिंदा छोड़ दिया था उन्होंने, कुछ नहीं किया। मुझे बस इस खड्डे में फेंका था जैसे उन लाशों को, उन जिंदा लाशों को फेंक रहे थे। वो तो उस मिट्टी में समा गई, मैं शायद जिंदा था इसलिए बच गया। मैं अब उस पगडंडी के सहारे उस चढ़ती हुई दिन की रोशनी में ऊपर जा रहा था। वहाँ मुझे 15 मिनट लगे ऊपर तक पहुँचने में। मैं थका हुआ था, मुझे भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। उस गेट के सहारे मैं अंदर पहुँचा। वहाँ वो साइड वाले गेट से मैं आगे भी पहुँच गया। किसी ने नहीं रोका मुझे, लेकिन सामने वो गेस्ट मेरी तरफ देख रहे थे जो वहाँ पर खड़े थे और मुझे ढूंढ रहे थे। होटल के कई लोग मुझे रात को ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा मैं कहाँ गया था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं बताने की हालत में नहीं था। जब आपको सदमा लगता है तो डर भी खत्म हो जाता है, सन्न सा हो जाता है शरीर। मेरा भी शरीर वैसे ही सन्न हो गया था। मैं अपने कैबिन में बैठा और बाहर गेस्ट भी थे, होटल के कर्मचारी भी थे। उन्होंने मुझसे पूछना चाहा मैं कहाँ था। मैंने भी बताया नहीं, लेकिन मैंने सवाल किया क्यों, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं जो तुम मुझे ढूंढो। मैं तो पीछे था, उन्हें तो पता भी नहीं होगा मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कल रात चीखने की, रोने की आवाजें आ रही थी और भीड़ जैसे चिल्ला रही हो। वो भीड़ पीछे से ही चिल्ला रही थी। गेस्ट भी नीचे आ गए थे, कर्मचारी भी नीचे आ गए थे, लेकिन हिदायत थी गेट के पीछे नहीं जाना है, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद वो मुझे ढूंढने लगे, मैं वहां पर मौजूद नहीं था। मैंने कहा मैं पीछे था, मेरी मदद के लिए भी कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा कोई नहीं जाता पीछे, पीछे नहीं जाना चाहिए, कुछ है पीछे जिस कारण पीछे जाने से रोका जाता है। मैंने कहा मैं जानता हूं क्या है पीछे जिस कारण पीछे जाने से रोका जाता है। मुझे उसी दिन काम से निकाल दिया गया था। हर किसी ने सवाल किया था पीछे क्या है, क्या हुआ था मेरे साथ क्या कुछ बुरा हुआ, कोई भूत प्रेत है या कोई ऐसा इलीगल काम हो रहा है पीछे। मैं किसी को बता नहीं पाया, पता नहीं क्यों किसी ने मुझे बचाया नहीं। मुझ में कुछ गुस्सा सा भर गया था। वो हालात देखने के बाद मैं बुरा बन गया या मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं चाहता था जो मेरे साथ हुआ। अगर कोई जानना चाहता है तो पीछे जाकर देखे, वो सह कर देखे, वो महसूस करे तब जाने। मेरे शब्दों से वो जानकारी ना पाए, खुद महसूस करे, खुद तड़पे। मैं चाहता था ये दूसरों के साथ भी हो। मैं नहीं जानता मैं इतना बुरा कैसे बन गया, लेकिन हालात मुझे ऐसे बना चुके थे। मैं उस काम को छोड़ चुका हूं और आज भी उसकी यादें मेरी आंखों में घूमती रहती हैं। मैं नियम नहीं तोड़ता। मैं एक नए होटल में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूं। नियम है कि वहां रात को गेट के बाहर नहीं जाना और मैं वहां से एक कदम भी बाहर नहीं निकालता, भले ही जो मर्जी हो जाए। नियमों का पालन करने लगा हूं। मैं निर्दयी बन गया हूं। मैं अब भी जानना चाहता हूं कोई उस होटल के पीछे गया है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं उसके साथ क्या हुआ। क्या मेरी तरह जो भी पीछे जाता है जिंदा बच जाता है या नहीं।